अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी। वेलकम टू प्रोग्राम पावर शो विद मलिया हाशमी। नाजरीन, अगर आज हमारे पास एक बहुत अच्छी खबर डिस्कस करने के लिए है तो एक बहुत ही अफसोसनाक खबर भी है जिससे मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। और इस खबर को शेयर करते हुए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को जल्द अज जल्द कोविड से निजात दिलाएं और पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो जो शख्स भी इस मूजी मर्ज से बैटल कर रहा है, अल्लाह ताला सबको सेहतयाब करें। और बहुत मुझे आज वैसे अफसोस हुआ कि जैसे ही वज़ीर आज़म साहब की कोरोना वायरस का शिकार होने की खबर आई, साथ ही कुछ लोगों ने बहुत ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए बिलखुसूस डिजिटल मीडिया पर ये अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि अगर वज़ीर आज़म साहब को कोविड की वैक्सीन लगवाने से फ़र्क ही नहीं पड़ा तो फिर हमें क्या ज़रूरत है कोरोना की वैक्सीन लगवाने का, और हम नहीं लगवाएंगे। मैं आप सब से अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से दरख्वास्त करती हूँ कि खुदारा ऐसी बातें फैलाने से पहले पढ़ लिया कीजिए। जो पूरी दुनिया में इस वक्त कोविड के हवाले से जो वर्ल्ड हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं जो बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि आप कोविड वैक्सीन जब लगवाते हैं तो आपको चंद हफ्ते लगते हैं एंटीबॉडीज़ आपके जिस्म में बनने में, और कम से कम 2 हफ्ते ज़रूर लगते हैं उस वैक्सीन का असर होने में। और ये सिर्फ एक शॉट नहीं लगती, 2 शॉट्स लगती हैं। इस हवाले से कोई भी बात करते हुए प्लीज़ बहुत ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा कीजिए, क्योंकि आपका कोई भी एक गैर ज़िम्मेदाराना जुमला किसी की जान ले सकता है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला बेहतर वक्त पाकिस्तान के लिए लाएं और हमारे वज़ीर आज़म साहब को अल्लाह ताला जल्द अज जल्द सेहतयाब करें, हम अगली खबर की तरफ आते हैं। और वो है जी कि मोटरवे पर जो ज़्यादती का केस हुआ था जिसने पूरी कौम को बहुत ज़्यादा आज़ुर्दा खातिर कर दिया था और हम बहुत तकलीफ़ का शिकार हुए थे, आज वो केस मंतकी अंजाम तक पहुंच गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों मुजरिमान सज़ाए मौत पा चुके हैं आज। ये मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही खुशाइन बात है पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के एतबार से कि जिस मुल्क में भी सज़ा जज़ा का निज़ाम मजबूत होता है वहाँ पर यकीनन जुर्म करते हुए लोगों के हाथ पैर कांपते हैं। इसके बाद जी, इससे पहले कि मैं आपको आज के मेहमानों से मुतारिफ़ करवाऊँ, थोड़ा सा जिक्र करती चलूँ पीडीएम का भी, जिसका अब शिराजा बिखर चुका है और पीपल्स पार्टी अब बिल्कुल ड्विंडल कर रही है इन द मिडल ऑफ नोवेयर, कुछ पता नहीं चल रहा। तो आज के मेहमानों से पूछने की कोशिश करेंगे कि शरीफ खानदान के अंदरूनी इख्तलाफात और पीपल्स पार्टी का जो पीडीएम में मौजूदा स्टेटस है वो क्या देखते हैं। हमारे साथ बहुत ही स्टीम्ड पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड जनरल अमजद शुएब साहब और सईद काजी साहब, दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग ऑन माय शो। थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अमजद शुएब साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। आप पीडीएम के हवाले से ज़रा क्विकली 2-3 सवाल क्लब कर देती हूँ ताकि उस पर आप खुलकर तज्जिया कर सकिए। मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी का अब क्या फ्यूचर आप देखते हैं पीडीएम में, और आपको लगता है कि अब ये जो लॉन्ग मार्च है ये अब किसी तरफ लगेगा? कहा है कि वो पीडीएम को छोड़ेंगे नहीं, और दूसरी तरफ ये है कि लगता ये है कि जो पीडीएम की बाकी जमातें, या आप मौलाना की बात कर लीजिए, नवाज शरीफ साहब की बात कर लें, वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये इस्तीफे वगैरह हमारे साथ नहीं देते तो फिर उनको इत्तेहाद का हिस्सा नहीं होना चाहिए। यानी दूसरे लफ्जों में पीपल्स पार्टी ये सोचती है कि अगर पीडीएम हमें निकाल दे तो वो तो और बात है, लेकिन अब खुद वो इसको छोड़ने को तैयार नहीं। और ये भी एक हकीकत है कि वो इस्तीफे भी देने को तैयार नहीं। बिल्कुल। और वो मिसालें भी कोट करते हैं कि मौलाना ने भी यही काम किया था जब 2007 में मौलाना के पास केपीके की गवर्नमेंट थी और सारी पार्टियां इस्तीफा देना चाह रही थी, तो मौलाना ने कहा जनाब हुकूमत मजबूत होगी अगर हमने इस्तीफे दे दिए। बिल्कुल सही। तो बात ये है कि ये आप हर वक्त अपने फायदे का स्टांस नहीं रख सकते। पीपल्स पार्टी जो है उसको एक लिहाज से आप क्रेडिट दें कि वो आइन के अंदर सियासत अपनी रखना चाहते हैं जिसमें किसी को इतराज नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे अगर वो एहतजाज करते हैं, एहतजाज के साथ लॉन्ग मार्च कर लें सब कुछ, लेकिन बिल आखिर वो अपनी जंग लड़ना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, बिल्कुल, तो ये तो एक आईनी रास्ता हो गया, उसमें कोई किसी को इतराज नहीं होगा। लेकिन मौलाना जो है वो एक गैर आईनी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी को शायद इस बात का एहसास है
कि ये रास्ता कामयाबी का रास्ता भी नहीं है। आपको, मुझे, सबको हमें पता है कि क्या लॉन्ग मार्चेस की वजह से हुकूमतें गई। जब लॉन्ग मार्च हुए, धरने हुए, इमरान खान से ज्यादा बड़ा धरना किसने दिया है? बिल्कुल। लेकिन हुकूमतें नहीं गई। लिहाजा वो रास्ता जो है वो अपनाना और फिर ये कहना कि इस्तीफे भी दे दें, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी इस पे अमल नहीं करेगी। अगर निकाल दिया उन्होंने तो निकल जाएंगे, बिल्कुल लेकिन ठीक। आज खुद नहीं छोड़ेंगे। तो बिल्कुल मेरा सही। ख्याल है ये इसी तरह सियासत चलेगी। और ये भी हो सकता है कि कोई आगे की तारीख दे दिला के तो पीडीएम जो अपना इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए पीपल्स पार्टी को साथ रख ले इस्तीफों के बगैर। नहीं, तो लेकिन ये आप पॉसिबिलिटी भी देखें ना जनरल साहब, लेकिन मसला ये है ना कि अगर अब 4 अप्रैल को इनका सीईसी का इजलास होगा और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 13 को इंशाल्लाह रमजानुल मुबारक शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर आप देखें मई में ईद आएगी, बाय द मिड ऑफ मई, और फिर जून, जुलाई, अगस्त, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फजलुर रहमान साहब के साथ तो 2019 में लोग उस तरह से नहीं निकले थे, बिलखुसूस दीगर जमातों के लोग, तो गर्मियों में कैसे निकलेंगे? सईद काजी साहब, मैं आपसे जरा पूछना चाह रही हूँ कि आपको क्या लगता है, इस्तीफे तो इन्होंने देने नहीं, आपको लगता है कि नून लीग और फजलुर रहमान साहब की अपनी जमातें भी तैयार हैं इस्तीफे देने के लिए? देखें, ये जिसे कहते हैं ना ग्रुपिंग इन द डार्क है, जिसे उर्दू में टामक टोइयां मारना कहा जाता है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि बुनियादी चीज ये है कि सोशल बेस नहीं है। ठीक है। किसी तहरीक के लिए उसकी बुनियादी जो चीज है, एक तो वो सोशल बेस होनी चाहिए, और सोशल बेस के लिए कोई नजरियात होने चाहिए। तो नजरियात तो कब के खत्म हो चुके, अब तो मालियात की सियासत चलती है। तो मालियात की सियासत में आप रेंट अ क्राउड ही कर सकते हैं, और जो रेंट अ क्राउड होता है उनका एक टाइम होता है, वो जितने तो वो फिर वापस चले जाते हैं। हाँ, मौलाना के पास एक पावर है, कि वो स्ट्रीट पावर। वो स्ट्रीट पावर तो मैं नहीं कहूँगा उनके पास है। वर्किंग क्लास के सेगमेंट उनके साथ नहीं है, मिडिल क्लास की भी कोई मेरा नहीं ख्याल कि उनको फॉलोइंग है। सारे जितने लोग वो लेके आते हैं वो यानी वो मदरसों के हैं या खास सोच और फिक्र के हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी कर सकेंगे। इवन पीपल्स पार्टी भी अगर शामिल हो जाती, बिल्कुल तो कारों का एक काफिला होना था। मतलब है क्योंकि जो वो लीडर हुआ करते थे, जो क्राउड पुलर थे, वो तो रहा कोई नहीं। अब लाहौर में आपने देख लिया मोहतरमा मरियम नवाज साहब का जो जलसा हुआ था, जिसमें इतना जोर और इतना शोर हुआ, लेकिन वो एक बड़ा एंटी क्लाइमैक्स हुआ था। तो ये बेसिकली लेने देने की, जोड़ तोड़ की गुफ्तगू करें, आलमी ताकतों को मोबिलाइज करें, इंटरनेशनल लॉबीज के जरिए आए। क्योंकि पाकिस्तान की सियासत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि यहाँ की पॉलिटिकल एलीट अपने अवाम पे फेथ खो चुकी है, और वो उसे खो भी देना चाहिए। क्योंकि वो इसलिए कि अवाम के लिए तो कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे ये जो ग्रोथ रेट की मैं बड़ी बातें सुनता हूँ, 5.8, 6.7, ये इससे बड़ा होक्स कोई नहीं है। वो इसलिए कि आपको याद होगा कि इंडिया में 7% पे इकॉनमी ग्रो कर रही थी, मगर पता चला कि 45 साल बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया है। आज की इकोनॉमिक मैशत में ग्रोथ रेट यार्ड स्टिक नहीं है, बल्कि मैं आपको एक नई बात बताऊं, बजाय इसके कि ये ग्रोथ रेट को ऊपर ले जाने के लिए इन्हें अवाम को और कुचलना पड़ता है अंडर न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स। तो इसलिए जो सियासत के साथ हाथ हुआ है वो ये हुआ है, और पूरी दुनिया में हुआ है। अगर आप देखिए, अमेरिका में लीडरलेस तहरीक चली, 200 शहरों में कर्फ्यू लगा। इंडिया हमारे हमसाये में तहरीक चल रही है, और उन्होंने बरमला कह दिया है कि पॉलिटिकल लीडरों में से, चाहे वो अपोजिशन में है या कहीं भी है, वो ना आए। उन्होंने सीपीआई, सीपीएम, जो एक्स लेफ्ट की पार्टी हैं, जिन्होंने लोगों से गद्दारियां की, लोगों के नजरियात से गद्दारियां की, उनको कहा कि आप हमारे जलसों में ना आया करें। तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम है पाकिस्तान में भी और इंडिया में लीडरशिप का, और तहरीक बिल्कुल तड़प रही है। हम तहरीकों के अहद में कोविड-19 ट्रिगर्ड रिसेशन के बाद यहाँ ही नहीं, पूरी दुनिया में। अब देखें ना, ये जो किसान जो वहां उन्होंने घर बना लिए हैं, और ये मैं एक और बात कह दूं, कोई ये खालिस्तान की नहीं है। ये तहरीक जो है वो इंडियन इशराफिया के खिलाफ है। बिल्कुल सही। तो मोदी का और सरमायादारों का गठजोड़ है, अदानी के साथ या अंबानी के साथ, बिल्कुल सही। लोग निकल रहे। अच्छा सईद काजी साहब, मैं वापस पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर अगर मैं नजर दौड़ाऊं, तो अभी हमने देखा कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया कि हुकूमत में होते हुए, ऐसा हमने कभी नहीं देखा पाकिस्तान में कि कोई खुद हुकूमत में होते हुए ऐसा इनिशिएटिव ले कि जी आइंदा जो इलेक्शंस हों वो बड़े साफ शफाफ होने चाहिए। ऑपोजिशन को हमने पिछले 2.5 साल से देखा है कि वो नैब के कवानीन में तरामीम चाहती थी कि जी नैब का काला कानून है, अंधा कानून है। तो अब जब इमरान खान कहते हैं कि आइए बैठिए, इस पर बात करते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बात करते हैं, तो ऑपोजिशन कहती है कि जी आप एक तरफ हम पर केसेस चला रखे हैं नैब ने, और दूसरी तरफ आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो
तो इन दो का क्या कनेक्शन है आपस में? मतलब केसेस तो करप्शन की वजह से चल रहे हैं। और वो देखिए केसेस तो जो इस वक्त एक मुबैना अलायंस है जी, पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग, इन्होंने तो आपस में खुद एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाए। इमरान खान ने तो वो खास केस बनाया नहीं है, मगर जो नुकता आपने वो बड़ा अहम है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे धांधली के जरिए ही ये हमारे ऊपर मुसल्लत होते हैं। बिल्कुल। ये पहले हमें देखें, पहले जो ये हमें शुरू करना पड़ता है ज़ियाउल हक से, जिसको आज ये डिसओन करते हैं और कभी इसको अपना रूहानी बाप कहा करते थे। अब बात यह है कि अगर यहाँ पे मशीन्स आ जाएं तो जो 15-15 हजार जो आपकी जाली वोटर लिस्टें बनी हुई हैं जी, ये सारा मैनेज्ड होता है। अगर ये इस्लाहात हो जाएं, अगर यहाँ पे इलेक्शन हो जाएं, तो आपका क्या ख्याल है ये लोग आएंगे जो 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 आज हमें पार्लियामेंट में नजर आते हैं? मुझे बताएं ये कौन से इलेक्शन है जो ब्लैक मनी की जो जिससे बैंक रोल होते हैं, जो कि बुकियों के पैसे से होते हैं? मतलब देखिए ना, आज का डायलेमा ये है जो एक आदमी ने पॉइंट आउट भी किया है डान में अगले दिनों बड़े खूबसूरती से, कि पैसा सियासत को चेज कर रहा है और सियासत पैसे को चेज कर रही है। पैसा काला है। अब जब आपकी मैशत काली हो जाए तो आपकी सियासत सफेद नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। वो सियासत भी काली होती है। बिल्कुल तो सही। आज ना हमें मार्शल लॉ की जरूरत है, ना किसी की तालिया। हमें इस सियासत को क्लींस करने के लिए जिस वक्त तक इस काले धन का जो रोल है, जो कि इंतहाई खौफनाक हद तक बड़ा रोल है, उसको अगर हम खत्म नहीं करते तो यहाँ का इलेक्शन कभी फेयर नहीं हो सकता। यहाँ का इलेक्शन, आखिरी फिक्रा कह दूं, यहाँ का इलेक्शन होने से पहले रिग्ड होता है। बिल्कुल सही, आप एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। अमजद शुएब साहब, आप कैसे देखते हैं वो मरियम साहिबा जो बख्तावर साहिबा को अपनी बहन कह रही थी, और पिछले दिनों में हमने देखा कि 20 सितंबर 2020 ऑनवर्ड्स उन्होंने तो बल्कि जो पीपल्स पार्टी के पेट तराने थे उन पर तालियां भी बजाईं, और बिल्कुल जरदारी साहब से बल्कि अभी हाल ही में जो शिकवा भी किया, उन्होंने कहा कि मैं आपको अपने वालिद का दर्जा देकर जो है वो आपसे शिकवा कर रही हूँ। तो ये इतनी जो शीरो शक्कर थे आपस में, और अभी हमने हालिया जो इनका एक्सचेंज देखा ट्वीट्स का, मरियम ने अपनी ट्वीट में कहा कि एक सिलेक्टेड तो है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा किया इमरान खान का कि वो तो हैं, लेकिन साथ साथ बिलावल की तरफ भी इशारा किया कि उसको भी फॉस्टर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ फिर जो बख्तावर हैं उन्होंने भी किसी का नाम लिए बगैर बड़ा ठीक ठाक जवाब दिया कि मेरे ने तो जमहूरियत के लिए क्या क्या कुछ किया वो सब जाहिर है हम सबके सामने है। और फिर उन्होंने आखिर में जो बिलावल की ट्वीट का आखिरी अगर आप वो हिस्सा देखें तो उसमें उन्होंने कहा कि न सिर्फ अपने 5 साल जरदारी साहब ने पूरे किए, बल्कि अगले 5 साल नून लीग की तरफ इशारा किया कि भले वो रिग्ड ही थे, डिस्पाइट रिगिंग का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया था। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, बात ये है कि असूल कोई नहीं है और ना ही कोई आइडियोलॉजी है। असल है इक्तदार, जिसके पीछे मरियम इस वक्त भागी फिर रही है। नतीजा ये कि वो जैसे ही इक्तदार के मामले में किसी तरफ से को रखना आता है तो फिर वो बाकी मोहब्बतें पीछे रह जाती हैं, आप उसको फौरन पढ़ जाते हैं। और ये चीज आपने देखा, वो लीक जो इनके कॉल्स वगैरह जो या कोई कॉन्फ्रेंस के बारे में जो लीक हुआ है उसमें भी के बारे में जो चीजें आ रही हैं, वो जाहिर होता है यही एक ही चीज नजर आती है कि सारी बेचैनी तकलीफ ये है कि जल्दी से जल्दी किसी तरह उनको पे बिठा दिया जाए। ये वो दुख है। अब उसमें ना कोई प्रोग्राम है आपके पास, ना कोई अखलाकियात है आपके पास, हर तरह का हर बात आपको पुराना डॉन लीग्स का जो उसकी सरगना भी यही थी। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो उससे लगता यही है कि इंतहाई एम्बिशियस शख्सियत की वजह से वो असूलों को, आपस की रवादारी को, इन चीजों को वो कतन खातर में लाने वाली नहीं है। लेकिन वो मान नहीं रही सर, वो मान नहीं रही। लेकिन मरियम औरंगजेब की ट्वीट आई है कि ये टीवी चैनल्स गलत रिपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई हमजा की और मरियम की। ये समझने वाले समझे। आखिर बख्तावर ने अगर कोई ट्वीट उसके जवाब में लिखी है तो समझ के ही उन्होंने लिखी है, तो जिसको मैसेज मिलना था वो मिल गया। हम तो दरमियान में खड़े हैं, दोनों तरफ की बातें सुन रहे हैं, लेकिन ये मरियम औरंगजेब जो कुछ कह रही हैं वो गलत है। जिसको मैसेज भेजना था वो चला गया, उन्होंने जवाब भी दे दिया। अब आप कैसे झुठला सकते हैं? तो ये ऐसे ही है कि हमेशा झूठ बोलना, वो तो पता नहीं ऐसे सरिश्त में गालिबन शामिल है, इंतहाई ज्यादा झूठ बोलते हैं लोग। तो ये मेरा ख्याल है हमें इसको करेक्ट पर्सपेक्टिव में लेना चाहिए, और वो यही है कि बिलावल पे तंज थी, बिलावल की बहन ने उसका मुनासिब जवाब दे दिया, और यही हकीकत है। बाकी जो मरियम औरंगजेब जो कुछ कह रही है वो दुरुस्त नहीं।
और नाज़रीन, ये बड़ा प्री प्लान जवाब होता है, मतलब ये इस तरह के जवाब नहीं है जिस तरह आपने गेस्ट से सवाल पूछा उन्होंने जवाब दिया। वो बाकायदा बड़ा सोच समझ के पार्टी मुशावरत करती है, और ख़ास तौर पे चूंकि ये ख़ानदानों की सियासत है तो बड़ा सोच समझ के जवाब देते हैं। अभी हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पर। ब्रेक से वापस आकर हम सईद काजी साहब के आगे सवाल रखेंगे कि मरियम साहिबा ने 26 मार्च को लॉन्ग मार्च लेकर चलना था फजलुर रहमान साहब के साथ, लेकिन ये क्या हुआ कि काया उल्टी हो गई और अब उनको नैब में पेश होना है 26 मार्च को, तो इसका क्या फ्यूचर होगा? आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। सईद काजी साहब की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि 26 मार्च को मरियम साहिबा जो नैब में पेश होने वाली हैं, अगर तो वो हुई और अगर वही कुछ हुआ जो कि हमने देखा था आज से 7 माह कबल, जो कुछ नैब के दफ्तर पर हमला हुआ, पथराव हुआ था नून लीग के वर्कर्स की जानिब से, अगर वही कुछ हुआ तो इस दफ़ा क्या नताइज बरामद होंगे? सईद काजी साहब। देखिए, हमारे इदारों की कमजोरियां तो बेपनाह कई मुकामात पर बड़ी बुरी तरह से सामने आई हैं, और ये इदारों को अंडरमाइन करने का जो एक प्रोसेस है ये पिछले 30-40 साल से चल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले तो जो इनके अंदर तैनातियां की गई वो इस अंदाज से की गई कि जी इन्हीं के लोग जो हैं वो अंदर हों, और ये सारा कंप्रोमाइज था और आज भी है। और आज भी जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर खबरें निकलती हैं कि जनाब वो ब्रीफिंग जो है वो अपोजिशन को कर रहे होते हैं या शरीफ फैमिली को कर रहे होते हैं। भट्टी साहब मेरे को होस्ट हैं और मेरे कोलीग हैं, वो कई दफ़ा ये खबर दे चुके हैं। अब मामला ये है कि क्या होता है 26 को, एक तो आपने देख लिया कि जो इससे पहले हुआ था, क्या उसकी पेशबंदी की जाएगी? तो इसमें ना ये मुझे बाज़ औक़ात बड़ा शेडी लगता है सिलसिला। मैं तो वैसे ही इन इदारों से मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ पे साइकिल चोरी वाले की तफ्तीश होती है, जिस जगह पे जिस अंदाज में और जिस तरह होती है उसी तरह तफ्तीश इनकी भी करें। बिल्कुल सही। आप ऐसे ये एक ऐसे चो की मार नहीं है, बिल्कुल सही, रजिस्ट्रेशन हाउस ऑफिसर की मार नहीं है। अगर इनको वहां बिठा दिया जाए जहाँ पे आम एक इखलाकी या किस तरह के मुलजिम को बिठाया जाता है और तफ्तीश की जाती है, तो ये तो आपने इदारे बना रखे हैं यहाँ पे, जिस तरह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि लाडरियां खोल रखी हैं आपने। क्यों नहीं हुआ? देखें, ओपन एंड शट केसेस थे। अब मैं क्या करूं, हम ना तो बात करें तो तौहीन अदालत भी हो जाती है हमारे ऊपर। कैसे कैसे केस, लेकिन यही तो मसला है ना सईद काजी साहब के गरीब आदमी की तो जिंदगी की गारंटी मांगने वाला भी कोई नहीं है, और ना ही उनको लंदन इजाजत दी जाती है अपने इलाज मुआवजे के लिए। आप क्विकली वन लाइनर आपसे लेना चाहूंगी और फिर विल मूव ऑन टू अमजद शुएब साहब। ये बताइए कि आपको हमजा और मरियम में से इस वक्त ज्यादा पावरफुल कौन लग रहा है? देखिए, इस वक्त जो है एक तो उनके अंदर वार ऑफ सक्सेशन चल रही है, और जिसके पिछले दिनों खबरें भी आई थी। और ये वार ऑफ सक्सेशन जो होती है ये बड़ी बड़ी एक सख्त किस्म की जंग होती है। उसमें जो जेलसी है वो उसका अवसर बेशुमार होता है। तो एक तो ये मामला है। दूसरा ये कि वो उस अपनी जन्मभूमि पे अटैक कर दिया शरीफ डायनेस्टी ने, तो वो उसकी वजह से मुश्किलात हैं। तो चारों तरफ से मुश्किलात। तीसरी मुश्किल ये हुई कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। उधर से जरदारी साहब पे उन्होंने रिलाई किया। जरदारी साहब को 14 बड़े बड़े दुख हैं, तो जरदारी साहब को बड़े जख्म लगाए इन लोगों ने। 12 साल की जेल भूल सकते हैं? नहीं, वो 12 साल को छोड़े, अंदर जो हुआ है या जो करने की कोशिश की गई है वो बयान भी नहीं कर सकते। और जरदारी साहब इस हवाले से खासी मजलूमियत की तस्वीर है। तो उन्होंने जो किया मेरे ख्याल में वो ठीक ही किया, जो उन्होंने जवाबन किया है, जो 1400 सालों में उन्होंने जेल भुगती है और जो उनके साथ। जी ठीक है जी। अमजद शुएब साहब, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? ये मरियम और हमजा की जो अब टग ऑफ वॉर शुरू हो गई है, जितना भी डिनाई करें लेकिन अब ये चीज़ सामने आ गई है, और ख़ास तौर पे जो तसादुम की खबरें आई हैं कि 2019 में भी तसादुम प्लान किया गया था, और अब भी बहुत फंडिंग सुनने में आ रही है कि इस मामले में की जा रही है हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। आपकी क्या खबर है? देखिए, ये खुद JUI के जो लोग JUI से अभी मुनर्रिफ हैं वो बता रहे हैं कि मौलाना को PMLN ने पैसे दिए हैं इस काम के लिए। मैं अभी सुन रहा था हाफिज हुसैन अहमद का एक इंटरव्यू। तो ये तो है यहाँ पे, जब आपके पास होता ये एक्चुअली जो हमें प्रोसेस जो देखना है वो ये है कि जब इल गॉटन मनी, जो आपने पैसा इधर उधर से बनाया है, अगर वो इतना ज्यादा हो कि आप रियासत के हर अदारे को खरीद सकते हो, तो फिर ये माफिया जो है वो रियासत से ज्यादा मजबूत, ज्यादा ताकतवर हो जाता है। नतीजा ये कि उनसे हमेशा डिस्टेबलाइजेशन का खतरा रहता है, क्योंकि वो जब चाहें अदारों को वो अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं पैसा लगा के।
और यहाँ मुश्किल यही हुई है कि बहुत सारे, अभी जैसे काजी साहब भी बात कर रहे थे कि हमारी ब्लैक इकोनॉमी जो है वो बहुत बड़ी है, हमारी एक्चुअल इकोनॉमी से कहीं ज्यादा है। नतीजा ये है कि एक आदमी जो आज करप्शन खत्म करने के लिए अगर वो एक जहाज शुरू करे तो ही विल बी सिंगल्ड आउट, वो सारा बाकी मुल्क उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो बाकी के ब्लैक इकोनॉमी की पैदावार हैं और वो जो जो लेजिटिमेट हमारी इकोनॉमी है, जो जो डॉक्यूमेंटेड है, उसको वो बर्बाद करते, उसकी तरफ आता कोई। तो नतीजा ये है कि इस वक्त सबसे बड़ा जो खतरा रियासत को है वो यही है, इस पैसे से, काले धन से है, जो लोगों की जेबों में है और वो लगा के रियासत को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये तो अभी अब फ्यूचर आपको क्या नजर आ रहा है कि अब ये जो लॉन्ग मार्च, क्योंकि नून लीग और फजल रहमान साहब तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि पीपल्स पार्टी और नो पीपल्स पार्टी, हमारा लॉन्ग मार्च तो होकर रहेगा, ये 11 में से अगर एक जमात जाती भी है तो जाए, और 26 में से एक नुक्ते पर नहीं भी अमल दरामद होता तो कोई बात नहीं, इस्तीफों पर ना इत्तेफाक हो। तो आपको लगता है कि ये, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो एडमेंट हैं, ये जो लंदन से हमें खबरें आ रही हैं वो फजल रहमान साहब के साथ अब सर जोड़कर बैठ चुके हैं कि किसी भी सूरत ये मोमेंटम नहीं टूटने देना, क्योंकि अगर बात चली गई अप्रैल तक और रमजान बीच में आ गया तो फिर हम गए। देखिए ये भी इनके बस की बात नहीं, लेकिन लॉन्ग मार्च हो, आप देखिए कि इमरान खान ने जब किया था तो वो अकेली एक पार्टी थी, यहाँ तो 10-11 पार्टी है। तो लॉन्ग मार्च में अगर कुछ लोग इकट्ठे करने चाहें वो तो कर लेंगे, लेकिन हुकूमत को एक अच्छी स्ट्रेटजी वर्कआउट करनी चाहिए। मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज है और हमारी बेहतरी के लिए वो ये है कि मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल ना होने दें, मदरसे के लड़कों को इस्तेमाल ना होने दें। उसके लिए जरूरी यही है कि मदारिस जो हैं उनके बाहर पहले से आप पुलिस वगैरह अपॉइंट कर दें, वहां पे प्लेस कर दें, ताकि मदारिस से लोगों को निकाला ना जाए। बिल्कुल ठीक ये मिस यूज है, अदारों का एक गलत इस्तेमाल है, और लाजमी बात है कि ये बच्चे वहां पे इस काम के लिए तो नहीं भेजे गए कि वो जाके तालीम के नाम पे जाएं और बाद में मौलाना अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करें। तो ये रोकना चाहिए, आप उसको कंट्रोल करते हैं, कर लेते हैं, तो बाकी लॉन्ग मार्च जो है वो आप देख लेंगे उसके अंदर कोई जो बिल्कुल ठीक। सईद काजी साहब, मरियम साहिबा की गिरफ्तारी की भी खबरें आ रही हैं कि 26 को जब वो जाएंगी नैब पेशी पर तो उनको गिरफ्तार किए जाने का भी इम्कान है, आपकी क्या खबर है? लाहौर में बैठे हुए आप, क्या खबर है? एक तो ये है कि वो, एक तो उनको जमानत मिल गई है तकरीबन 11 अप्रैल तक के, कब तक, ठीक है, पिछला केस है ये आज ही, अभी केस है, आज मिली है? नहीं, ये तो पहले उनको एक मिली हुई है ना ऑलरेडी, जो पहला केस था उनका। अच्छा, वो जो ऑलरेडी पहले ले चुकी है, ठीक है जी। तो ये अब इसमें कहा जा रहा है कि ये नया केस है या इस पे अब क्या ये तो कोई लीगल एक्सपर्ट ही बता सकता है, लेकिन हमें लगता है कि स्टेट और जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है हैज बीन वेरी लीनियंट विद रिगार्ड टू मरियम नवाज। सॉरी सईद काजी साहब, सॉरी टू कट यू, वो हाँ जी बिल्कुल, ये जो नया केस है ना, मैं उसी की बात कर रही हूँ कि उसमें भी उनको लीगल एक्सपर्ट से मशवरा दे चुके हैं। मैं उसी का आपसे पूछ रही थी कि उसमें भी अगर वो जमानत ले चुकी हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ये है, इट्स इन द मेकिंग कि वो इसमें भी कबल अज गिरफ्तारी जमानत ले लें, तो इस हवाले से आपकी कोई है खबर के कोई क्या तैयारी चल रही है? नहीं, मैं इस बारे में तो नहीं ज्यादा मैंने कुछ इसको परस्यू किया, लेकिन देखे ना ये जितने केसेस हैं जो हम तक तफसील पहुंची है, इनको इतना स्लो, ये जो अभी जिसमें हमजा शहबाज साहब अभी बेल लेके आए हैं, ये ऐसे केसेस हैं कि मेरी जितने लोगों से बात हुई है वो कहते हैं कि यार ये तो यानी ओपन एंड शट कहना भी जो है वो कम है। तो जब इसके आगे कोई मूवमेंट नहीं होती, अदालतें पता नहीं अभी 30 बननी है या नहीं बननी, अब आप साल डेढ़ उन्हें अंदर रखने के बाद जब वो अदालत में जाके कहते हैं कि जनाब ये तो प्रोसीडिंग ही नहीं हो रही, प्रोसीड ही नहीं हो रहा, तो फिर जो है वो आपको जो है हार्डशिप के ऊपर बेल मिल जाती है। हार्डशिप पे बेल मिले, आप बाहर निकलते हैं और अपने आप को बेगुनाह करार देना शुरू कर देते हैं, हालांकि बेल एक्विटल नहीं होती, जो है वो बेल ही होती है, जमानत होती है। बिल्कुल सही। मैं समझता हूँ कि इसमें स्टेट जो या उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं तादीबी या इत्ताबी, मेरे ख्याल में उनका ज्यादा मसला है कि वहाँ पे या वो कंप्रोमाइज हैं या नाअहल हैं, व्हाटएवर, मगर नतीजा यही है जो आपके सामने है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अमजद शुएब साहब, अब एक सबसे बड़ी जो बोन ऑफ कंटेंशन सुनने में आ रही है, जो कि पीडीएम का शिराजा बिखेरने में बड़ा कलीदी किरदार भी अदा किया है अपेरेंटली, तो हमें लगता है ना कि इस्तीफों पर ही एक इनका वो था, इत्तेफाक नहीं था और डिसएग्रीमेंट था, लेकिन जो सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का चुनाव है उस पर भी बहुत इनके इख्तिलाफात सामने आए हैं। ये नून लीग चाह रही थी कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब को मुंतखब किया जाए, वैसे बड़ी रीजनेबल चॉइस है,
लेकिन पीपल्स पार्टी को इतराज़ इस बात पर है कि भाई वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जो कत्ल के मुल्ज़िमान थे उस केस में उनके वकील रह चुके हैं। तो आपको लगता है कि कोई कंसेंसस बिल्ड हो पाएगा या NA 249 की तरह ये अपना अपना कैंडिडेट ही लेकर जो है इस पर लड़ेंगे? देखिए, उससे पहले जो पिछली हम बात कर रहे थे वो भी मैं उसमें एक लफ्ज एक सेंटेंस कह दूं, फिर मैं इस पे आता हूं। वो ये है कि जो हम अभी अभी बात कर रहे थे काजी साहब भी कि 30 अदालतें कब बनती है, मैं आपको एक चीज अर्ज करूं कि 30 ने 300 अदालतें बना दें, ये निजाम बेबस है इनके सामने, सजा नहीं होगी किसी को भी। ये मैं आपको पूरे वसूख से कह देता हूं। यूसुफ गिलानी और राजा परवेज अशरफ 8 साल से केसेस पड़े हुए हैं, 9 साल से उनके कागजात ही नीचे से गायब हो चुके हैं। तो ये निजाम इस काबिल है नहीं, ये उस पैसे का ताबे है जो 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 करप्शन का पैसा जा चुका हुआ जेबों में, ये उस वजह से हिलता नहीं है। आप जो जी चाहे कर लें, जितनी ज्यादा अदालतें बना लेंगे उतना ही रेल पेल ज्यादा हो जाएगी। आप देखिए कि आज दिन तक यानी साल, सवा साल, 1.5 साल हो चुका है, राना सनाउल्लाह के ऊपर फर्द जुर्म आज नहीं हो सकी। वो हर दफा जाके वहां को कहानी सुनाते हैं, जज कहता है ठीक है जी चले जाए। वो राना साहब तो कहते हैं कि मैं बेगुनाह हूं, इन्होंने गलत केस मेरे पे 35 किलो हीरोइन का डाल दिया। चले, फर्द जुर्म तो आयद कर रही है ना अदालत, वो तो हो जाए, फिर आप लड़ेंगे केस उसके बाद। लेकिन वो तो फर्द जुर्म ही आयद नहीं होती, केस प्रोसीड कैसे हो? वो तो गवाहों के बयानात और ये चीजें तो उसके बाद होनी है। अभी तो केस तो शुरू ही नहीं हुआ, ये तो यही तो अलमिया है यहाँ पे। तो रही बात ये है कि जो आजम नजीर तारड़ साहब की आप बात कर रहे हैं, आप उसको एक तरफ रख के, वो ठीक है कि वो वकील था उनका मुजरमों का या जो भी, लेकिन आप वैसे आप मुझे बताइए, आप खुद एक तजर्बाकार समझती हैं इंसानी सियासत को, इनमें दोनों पार्टियों में वैसे कदर मुश्तरक है क्या जिसपे ये मुत्तफिक हो जाए? सवाए एक ये कि आपकी दुश्मनी है इमरान खान के साथ। उस नुक्ते के अलावा अगर कोई लॉजिक पीछे और है तो मुझे बताएं, वो है नहीं है। बहुत सी इकदार हैं। वो देखें, कदर मुश्तरक जो है वो नेगेटिव साइड पे हो सकती है, लेकिन आइडियोलॉजिकली तो इनको इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है। मियां साहब वो हैं जिन्होंने बेनजीर की तस्वीर हवाई जहाजों से फेंकवाई थी। ये वो ग्रुप है, ये वो लोग हैं जिन्होंने उनकी तजलील की हुई है, जिन्होंने निशान इबरत कहा था जब भुट्टो को फांसी दी जा रही थी, तो उन्होंने कहा था ये जिस जगह पे इनको रखा है ये निशान इबरत है, यहाँ पे बनना चाहिए, वो मोनूमेंट इबरत था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इनका वो नहीं। नतीजा ये कि ये बड़ा मुश्किल है कि आप पावर। और फिर एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है वो ये है कि सारी गेम में जो पीडीएम का तमाशा चला है, इसमें सेनेट के इलेक्शन आ गए, ये पीपल्स पार्टी के परसुएशन पे, इनके कहने पे ये सारों ने हिस्सा लिया, लेकिन लूजर इसमें पीएमएलएन हो गई। वो एक वक्त में सेनेट की नंबर 1 पार्टी थी, अब नंबर 3 हो गए। बिल्कुल। और उनको पंजाब से सिर्फ 5 सीटें मिली, बाकी तो किसी जगह से वो सीट ले नहीं सके, और वो भी 5 मिली है इस वजह से कि चौधरी बरादरान ने बगैर वोटिंग के वो मामला हल करा दिया, वरना पता नहीं उसमें भी बात हो जाता उनके साथ। बिल्कुल ठीक है। तो पीएमएलएन में बड़ा शदीद एक है, ये एक फीलिंग है उनकी सोच में कि पीपल्स पार्टी उनको थूक लगा गई है और इनके पल्ले रहा कुछ नहीं। लिहाजा अब हमें कुछ तो दिखाने को मिले, पार्टी को दिखाएंगे क्या? अगर उनको कम से कम ऑपोजिशन का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिल जाए तो कुछ तो हासिल हो जाए ना, वो भी नहीं अगर होगा तो फिर वो। ऑल राइट जी, अमजद शोएब साहब, यहाँ पर हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दोनों मेहमानों से पूछते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत का भी क्या फ्यूचर देखते हैं, और पीडीएम के हवाले से भी क्विकली हम 1-2 सवाल पूछेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पीडीएम पर, उनकी जो मौजूदा बहुत ही मखदूश हालत है उस पर, और साथ साथ ये जो हुकूमत के साथ उनके वैसे तो बहुत से शिकवे रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब किसी चीज़ पर मिलकर कंसेंसस डेवलप करने की बात आती है तो सब सेम पेज पर नहीं होते अनफॉर्चुनेटली। सईद काजी साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि पंजाब हुकूमत में 2.5 साल में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सपोर्टर्स और वोटर्स शायद पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस से इतने नालाना नजर आते हों जितने बुज़दार को एक्सेप्ट करने में वो रिलक्टेंट रहे हैं। तो आपको लगता है कि बुज़दार के जाने के कोई चांसेस बन रहे हैं? देखिए, चांसेस तो प्राइम मिनिस्टर साहब ही बता सकते हैं, लेकिन मामला ये है कि देखिए परफॉर्मेंस वगैरह इस निज़ाम में कोई नहीं होती। ये इशराफिया का निज़ाम है, इशराफिया के लिए है और इशराफिया इसे चलाती है।
गुलजार साहब ने ऐसा कौन सा कर लेना था जो पहले हो गया, या आइंदा क्या हो जाना है। तो फिर इमरान खान की हमें क्या जरूरत थी? फिर इमरान खान की फिर तब्दीली क्या थी? मैं अर्ज करता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ, पंजाब में आपको एक ऐसा आदमी चाहिए था कि जिसके होते हुए ब्यूरोक्रेसी में जुर्रत ना होती कि वो जो है अपने पुराने मालकान जिनके ये मुलाजिम बने रहे हैं और मुलाजिम के तौर पर बिहेव करते रहे हैं, उनको उन्हें जाहिर है नवाजा गया था 14-14 लाख के लाख तनख्वाह। तो ये जो ढिल्ली पोजीशन लेते रहे हैं ना बुजदार साहब, ये है ये पीपल फ्रेंडली निजाम नहीं है। इमरान खान साहब ने जो कहा था या जो नहीं कहा था, वो जिसने माना या जिसने नहीं माना, वो एक अलग कहानी है। मगर सवाल ये है कि आप किन लोगों से लड़ रहे थे? जो यानी यहाँ पे जो सियासत ब्लैकियों के और अपना बुकियों के पैसे से चल रही थी, जब आपका टकराव उनके साथ है तो आपने क्या यहाँ पे जो है वो नफल नीति में ये नहीं इस्तेमाल करना चाहता, ये तो हमारी इबादत है, मगर आप इनसे डील कैसे करेंगे? तो 2.5 साल में इन्हें समझ नहीं आई कि बुज़दार साहब इतने तगड़े नहीं है कि वो मुकाबला कर सके? अब भी तो इनके पास आधा वक्त है ना। देखिए ना, इन्होंने जो लोगों के साथ किया, यहाँ पे क्या नहीं हुआ। यहाँ पे इवन नजम सेठी साहब को पिटवा दिया इन्होंने, चौधरी गुलाम हुसैन साहब को कला दिखा दिया इन्होंने, और यहाँ क्या क्या नहीं हुआ। इसके अलावा बहुत सी कहानियां हम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आई अप्रूव ऑफ इट, आई डोंट अप्रूव ऑफ इट, ये गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मगर सवाल ये है कि आप आज क्या है, आज पूरे माफिया उठ के खड़े हो गए हैं। चीनी की कीमत बढ़ने से जो डायरेक्टली फायदा उठा रहे होते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहते हैं देखो जी चीनी की कीमत बढ़ गई। तो इमरान खान ने बगैर प्रेपरेशन के इन कार्टल्स को छेड़ दिया है, और ये कार्टल जो है रियासत की ये बहुत बड़ी एक, मैं समझता हूँ जुल्म किया उसने हमारे ऊपर, कि उसने खामोशी से ये जो ब्लैक मनी की फॉर्मेशन होती रही है यहाँ पे पिछले 35-40 सालों में, उसको बनने दिया। आज उसी ब्लैक मनी के ढेर पे बैठ के ये रियासत पर अटैक कर रहे हैं। तो अब अगर इसको आपने ठीक करना है तो कैसे करेंगे? ये आप ठीक नहीं कर सकते पेन किलर से, इसके लिए मेजर सर्जरी चाहिए, मेजर सर्जरी चाहिए। और वो सर्जरी क्या है? सर्जरी ये है कि इस निजाम में बुनियादी तब्दीलियां करें, इसे इंसान दोस्त बनाएं, इस सियासत को ब्लैकियों के और ये जो कब्जे ग्रुपों के पैसों से आजाद करें। एक ऐसा कैसे होगी? देखिए वो इस तरह होगी कि जब तक आप काले धन के चुंगल से सियासत को बाहर नहीं निकालते। मुझे बताएं 10-15 करोड़ रुपए किस शरीफ आदमी के पास हैं कि जो वो इलेक्शन लड़े, और ये कैसे हासिल होते हैं ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। यहाँ पे आप कहते हैं हमारे खिलाफ बहुत बुरा होता है, जी मैं भी कहता हूँ, मगर यहाँ पे आप 0.1% लोग हैं जो इलेक्शन लड़ सकते हैं। 99.9% लोग तो डिसएनफ्रेंचाइज्ड हैं इस वक्त, वो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। वोट डालेंगे वो आगे किसकी तरफ निकलेगा ये भी नहीं पता, इसको डालेंगे निकल उधर से आएगा। तो ये सारी चीजें जी अमजद शोएब साहब, आप ज़रा बताइए कि पीपल्स पार्टी की स्पेस बिलाखिर पंजाब में हमें फाइनली बहुत अरसे बाद बनती हुई दिखाई दे रही है। 2013 में जिस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई थी वफाक से, तो उस वक्त हमने देखा था कि नून लीग इसीलिए बहुत स्ट्रांग होकर आई थी कि पीपल्स पार्टी का इंप्रेशन और ऑब्वियसली जरदारी साहब का इंप्रेशन इतना ख़राब था जिसकी वजह से वो बिल्कुल फारिग हो गए थे पंजाब से। लेकिन अब उन्होंने बहुत स्मार्ट पॉलिटिक्स खेल कर नून लीग को साइड पर किया, फजल रहमान साहब को साइड पर किया, और दोबारा से वो सिस्टम में इन हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस दफ़ा इलेक्शन में कुछ बेहतर नंबर्स ले पाएंगे वो? मामूली थोड़ा सा फर्क मेरा ख्याल है, वहां पीपल्स पार्टी की पोजीशन अब भी कमजोर है। एक्चुअली वहां पे जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का इख्तलाफ भी वहां पे है। ये जो आपने सुना होगा और बिलावल के बयान थे कि वो नो कॉन्फिडेंस पंजाब में भी लाना चाह रहे थे। हाँ जी। लेकिन नून लीग इसकी मुखालफत करती रही, और उसकी गालिबन वजह यही है कि नून लीग को ये सूट करता है। वो समझते हैं कि अगर वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर आ जाता है तो वो उनके लिए मसाइल ज्यादा शदीद पैदा कर सकता है। इस चीज की कोई जमानत नहीं है कि नो कॉन्फिडेंस हो और उसके बाद हुकूमत इतनी हाथ से निकल जाए कि नून लीग का चीफ मिनिस्टर आ जाए, वो भी एक डाउटफुल चीज है। लेकिन अगर लेट्स से कि वो कोलिशन अपनी कोलिशन में से गवर्नमेंट बना लेती है और परवेज इलाही वगैरह आ जाते हैं, तो वो उनको बड़ा डर है कि वो ना हो। जो मौजूदा सेटअप है वहां पे बुज़दार साहब बैठे हैं, ये छोटे जो पावर सेंटर्स हैं उन सबको ये सूट करते हैं। चौधरी सरवर का अपना एक पावर सेंटर है, परवेज इलाही का है, अलीम खान का, इन सब के काम चल रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि इमरान खान ये समझते हैं कि ये शायद एक्सेप्टेबल आदमी है, सबको इनमें से हटके किसी और को बनाया तो ये ना हो कि कंफ्रंटेशन शुरू हो। ठीक है, तो ये है जिसकी वजह से मतलब
ये चलते रहें। और सर लास्ट क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, क्या इमरान खान साहब की हुकूमत आप 5 साल मुकम्मल करते हुए देख रहे हैं? आप मुझसे पूछ सर अमजद शोएब साहब पहले आप बताते हैं और फिर सईद काजी साहब। जहां तक मेरा अंदाजा है, मेरा ख्याल है कि ये पीडीएम के जैसे अभी रुख बदला है, उससे इमरान खान के लिए थ्रेट कम होती जा रही है। ये 5 साल तो गुजर जाएंगे, लेकिन इन जो रह गए 2-2.5 साल या अभी जो रहते हैं 2-2.25 साल, इसमें इनको अगले इलेक्शन के लिए काम करने के लिए बाज़ तब्दीलियां अपने अंदर लानी होंगी, और उसमें यही है कि पार्लियामेंट को ज्यादा फाल बनाएं, कवानीन वगैरह ये चीजें, जिससे अवाम का कुछ भला, अवाम को रिलीफ मिले। बिल्कुल आज ठीक। पार्लियामेंट आज बेकार है, रिडंडेंट है, और उसके लिए जरूरी है कि ये रीच आउट करें और उन सीनियर एलिमेंट्स को विद इन पीडीएम जिनको लेके आएंगे, जी पार्लियामेंट का काम तो चलाएं ना, बाकी चीजें आप करते रहें अपने एहतजाज वगैरह, बिल्कुल ठीक, तो उससे बेहतर हो। बिल्कुल ठीक। और वैसे भी हमने देखा है कि भले पीपल्स पार्टी और नून लीग का आपस में इख्तलाफ बड़ा खुलकर सामने आया है पिछले 1-2 दिन में, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब और परवेज रशीद साहब को जिम्मेदारी सौंपी है नवाज शरीफ साहब ने कि वो पीपल्स पार्टी के साथ राब्तों का दरवाजा खुला रखें। सईद काजी साहब, इमरान खान साहब की हुकूमत 5 साल पूरे कर रही है? देखिए, वो इसलिए कि मुस्लिम लीग नून तो वैसे ही नॉन ऑप्शन बन चुकी है, और यहाँ रियासत जो है बहरहाल उसके बगैर, मर्जी के बगैर आपके पावर में आना मुमकिन नहीं होता। एक बात, पीपल्स पार्टी ऑलरेडी पावर में है, तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह वो वीकेंड हो चुके हैं खान साहब, और यही अहम बात है जो जनरल साहब ने की है कि इन 2.5-2.5 सालों में हमें निजात दिला दें, वरना वो हमारे ऊपर मुसल्लत हुए तो फिर पता नहीं अल्लाह ही हमारा हाफिज होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सईद काजी साहब। जनरल अमजद शोएब साहब, आपका ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो नाज़रीन, आपने आज की डिस्कशन देखी। अवाम का नुक्ता बस इतना है कि हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। भले आपके 10,000 करप्शन केसेस पर आपको इदारे पूछते हैं, सवाल करते हैं, राइटली सो। जिस माशरे में सज़ा जज़ा का कानून नहीं होता वो इंसानों का माशरा नहीं होता, हैवानों का माशरा होता है। सो इस बात को जवाज़ बनाकर ये कहना कि चूँकि हमारी करप्शन पर सवाल किया जा रहा है लिहाजा हम पाकिस्तान के मफाद में जो कानून साजी है वो करने में ताउन नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादती की बात है। जहाँ पर हुकूमत नाजायज़ बात करेगी वहाँ पर अवाम हुकूमत को टोकेगी। जहाँ पर अपोजिशन इस तरह के बहाने बनाकर कि चूंकि हमारी करप्शन पर सवाल किया जा रहा है लिहाजा हम ताउन नहीं करेंगे हुकूमत के साथ, वहाँ पर अपोजिशन अवाम को अपने खिलाफ खड़ा हुआ पाएंगे। और अगर हुकूमत अपने क्वार्टर्स में बैठे हुए करप्ट लोगों का एहतसाब करने में नाकाम हो गई तो वहाँ पर अवाम हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए पाए जाएंगे। क्योंकि बहरहाल हमें पाकिस्तान की धरती का मफाद अजीज़ है, पाकिस्तान है तो हम हैं। और इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम का मैं इख्तिताम भी इस दुआ के साथ करूँगी कि अल्लाह ताला वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और जितने भी लोग कोविड के मर्ज़ का शिकार हुए हैं, इस वबा से निमट रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहत याब करें और पाकिस्तान को शाद आबाद करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।